नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने छठा चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य पौराणिक धर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम 7वां नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 7वां नंबर चैप्टर जिसके अंदर सूत्र काल और महाकाव्य काल है। आज का एक छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट की क्लास होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के इस क्लास में 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया जाए। 7वां नंबर चैप्टर जो सूत्र काल और महाकाव्य काल है, इसके अलावा जो 8 नंबर चैप्टर है महाजनपद काल और गणराज्य काल का, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। तो आज की क्लास में जो इन 2 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, महाजनपद काल व गणराज्य काल, और इसके अलावा जो ये 7वां नंबर चैप्टर है, 7वां नंबर चैप्टर सूत्र काल और महाकाव्य काल। तो करते हैं शुरू आज के इस पहले चैप्टर को। 7वां नंबर चैप्टर उत्तर वैदिक काल के अंत तक। उत्तर वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक एवं जटिल हो चुका था। फलस्वरूप वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे संक्षिप्त करने की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सामान्यतः 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया था। इन्हें वेदांग कहा जाता है। ये हैं, कौन से हैं 6 वेदांग? तो 6 वेदांग जो है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा है ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध और उच्चारण शास्त्र, दूसरा कल्प जो कर्मकांड विधि का इसमें दे रखा है, तीसरा निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। तो इस प्रकार ये 6 वेदांग है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ भाषा से संबंधित है। यास्क का निरुक्त और पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे प्रमुख सूत्र ग्रंथ है। यास्क का निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सबसे पुराना ग्रंथ है। पाणिनि का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है, जिसे के रचयिता शौनक माने जाते हैं। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। शूल सूत्र। शूल का अर्थ है नापने की डोरी। इनमें यज्ञ वेद्यों को नापने, उनके स्थान चयन, निर्माण का वर्णन है। वैदिक ज्यामिति रेखा गणित का प्रारंभ शूल सूत्र से ही माना जाता है। वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। मान्यता अनुसार निघंटु की रचना सबसे पहले प्रजापति कश्यप ने की थी। निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क नामक ऋषि ने निरुक्त 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना की थी। वैदिक मंत्र अधिकांशतः छंदों में बद्ध है। छंद शास्त्र पर प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना लग्न मुनि की ज्योतिष वेदांग है। अन्य महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। 3 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, इनमें यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा मिलती है। दूसरा गृह सूत्र, यह गृह कर्म कांडों व ये यज्ञों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है धर्म सूत्र, इनमें राजनीति विधि व व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर वैदिक काल के समान इस समय के समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सबसे वरिष्ठ विवाहित सदस्य परिवार का मुख्य होता था। सूत्र काल तक आते आते वर्णों का पारस्परिक विभेद काफी बढ़ गया था। प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक साथ मिलाकर द्विज कहा जाता है और इन्हें शूद्रों से अलग माना जाता है। आपद धर्म विपत्ति काल में अपने वर्ण धर्म के अतिरिक्त अपनाए जाने योग्य व्यवसाय। प्रशासन में पुरोहित का प्रभाव बहुत बढ़ गया था।
उसे राजा से भी ऊपर बताया गया। गौतम के अनुसार राजा अन्य सभी वर्णों का शासक होता था, किंतु वह ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं था। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठतर बताया। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। अस्पृश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विष्णु धर्मसूत्र में मिलता है। चांडाल अस्पृश्य माने जाने लगे जो नगर के बाहर निवास करते थे। वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गए, जिनका आधार कर्म न होकर जन्म माना गया। शूद्रों को समाज का अत्यंत निकृष्ट तथा अधिकार विहीन वर्ग माना गया। उन्हें अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। वशिष्ठ उन्हें शमशान के समान अपवित्र बताते हैं। उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना था। उपयुक्त 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों का आविर्भाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया था। अनुलोम विवाह से उत्पन्न वर्ण संकर था। अगर पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय है तो जो उत्पन्न वर्ण संकर जाति होगी वो होगी मूर्ध विषिक्त। ब्राह्मण पिता और माता वैश्य है तो वर्ण संकर जाति होगी अंबष्ट। पिता ब्राह्मण और माता शूद्र है तो जो संतान होगी उसकी वर्ण संकर जाति होगी निषाद या पारसव। पिता क्षत्रिय है, माता वैश्य है तो महास्य है। पिता क्षत्रिय, माता शूद्र तो उग्र। गौतम के अनुसार वैश्य पुरुष और शूद्र माता से उग्र होता है। अगर पिता शूद्र है और पिता वैश्य और माता शूद्र है तो उत्पन्न जो संतान होगी उसकी वर्ण संकर जाति होगी कर्ण। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न वर्ण संकर। प्रतिलोम विवाह जिसमें पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण। प्रतिलोम विवाह में माता उच्च वर्ण की होगी, पिता है जो निम्न वर्ण का होगा। तो पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण है तो वर्ण संकर जाति होगी सूत। पिता वैश्य है और माता जो ब्राह्मण है तो वर्ण संकर जाति होगी वैदेहिक। पिता वैश्य और माता क्षत्रिय है तो वर्ण संकर जाति होगी मागध। पिता शूद्र और माता वैश्य तो आयोग। पिता शूद्र और माता ब्राह्मण तो चांडाल या प्रीतरन। और पिता शूद्र और माता अगर क्षत्रिय है तो जो वर्ण संकर उत्पन्न संतान की जो वर्ण संकर जाति मानी जाएगी वह मानी जाएगी क्षत या तौता। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। निर्वसित नगर के बाहर रहने वाले तथा अनिर्वसित नगर की सीमा में रहने वाले। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति के जीवन को नियमित करने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया। आश्रम 4 थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित करना भी था। गृहस्थ आश्रम में अनेक संस्कारों का भी विधान किया गया। संस्कारों की संख्या के विषय में सूत्रकारों में मतभेद है। गौतम ने इनकी संख्या 40 बताई है। शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम बताया गया। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा में वैदिक काल की अपेक्षा गिरावट आई थी, किंतु फिर भी परिवार में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। बहु विवाह का प्रचलन था, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वशिष्ठ धर्मसूत्र वशिष्ठ धर्मसूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है, किंतु इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध इन शब्दों में मिलता है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करता है, यौवन में पति उसकी रक्षा करता है और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। सूत्रकाल में अधिकांशतः लोग गांव में निवास करते तथा कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन यापन करते थे। गृह सूत्रों में पशुओं की वृद्धि तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती है। गायों को पवित्र मानने की धारणा तेजी से विकसित हो रही थी। संभवतः इस समय सिक्कों का प्रचलन हो गया था। पाणिनि ने पाण, कासापण, पाद तथा वहा नामक सिक्कों का उल्लेख किया है। अधिक अचित पात्र, द्रोण तथा प्रस्थ भार माप के पैमाने थे। धर्मसूत्रों में केवल राजतंत्र का ही उपयोग उल्लेख पाया जाता है, क्योंकि वे इसी व्यवस्था के पक्षपाती हैं। वे राज्य को एक धार्मिक संस्था के रूप में देखते हैं जिसमें राजा व प्रजा दोनों
देवीय इच्छा अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। सूत्रकाल में धर्म ही राजा के निरंकुशता का नियामक था। सभा या समिति जैसी कोई संस्था नहीं थी। राजा कानूनों का निर्माता नहीं, बल्कि उनका पालक था। वह प्रजा से अपनी सेवाओं के बदले कर लेता था और उसकी वृद्धि होती थी। बौधायन के अनुसार कर प्रजा की आय का छठा भाग होना चाहिए था। महाकाव्य काल। महाकाव्य काल महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। रामायण भारत का आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वहीं महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रामायण में दिए गए भौगोलिक विवरणों के आधार पर यह महाभारत से प्राचीनतर प्रतीत होता है। महाभारत में वाल्मीकि का न केवल उल्लेख है, अपितु रामायण की संक्षिप्त कथा भी मिलती है। रामायण की रचना काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। विंटरनित्ज का विचार है कि मूलतः इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुई। इसका अंतिम स्वरूप दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग निश्चित हुआ था। वर्तमान में रामायण में 24,000 श्लोक है। इस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत की रचना का मूल समय भी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी माना गया है। वह इसके वर्तमान स्वरूप की तिथि चौथी शताब्दी ईस्वी निर्धारित की जाती है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है, जो सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य की रचना है। वेद व्यास द्वारा संकलित व प्रोक्त महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें कहा भी गया है कि जो इसमें है वह अन्यत्र भी हो सकता है, जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। प्रारंभ में महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया। तब इसका नाम जय संहिता था तथा इसमें 8,800 श्लोक थे। वैशंपायन ने पांडव अर्जुन के पुत्र जन्मेजय के सम्मुख इनका इसका प्रवचन किया। तब इसका नाम भारत संहिता रखा गया, जिसमें जिसमें 24,000 श्लोक थे। महाभारत का तीसरा संस्करण भार्गव वंशी कुलपति शौनक के समय संकलित हुआ। तब इसे महाभारत सप्तसहस्त्री संहिता कहा, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। इसमें संदेह नहीं है कि इन दोनों ग्रंथों में अनेक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है, तथापि केवल इसी आधार पर इसे पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। महाकाव्य काल तक आते आते आर्यों का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया। देश में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग इस युग के विशाल राज्य थे। राजपद वंशानुगत होता था, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि शरीर से दोषपूर्ण होता था तो उसे राजपद नहीं दिया जाता था। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण राजा नहीं बनाया गया था। राजा धर्मानुकूल शासन करते थे और वे निरंकुश नहीं होते थे। महाभारत स्पष्टतः अन्यायी एवं दुराचारी शासकों के वध करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें हमें वेणु, नहुस, निमि, सुदास जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं, जो अत्याचारी होने के कारण अपनी प्रजा द्वारा मार डाले गए थे। राजा मंत्री परिषद की सलाह पर शासन कार्य करता था। अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर बताया गया है कि जिस प्रकार पशु मेघ पर, स्त्री अपने पति पर, ब्राह्मण वेद पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर रहता है। महाभारत में मंत्रियों की संख्या 36 बताई गई है, जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है: अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज। इन पांचों का एक संघ था, जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। महाकाव्य युगीन समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के समान रामायण में भी बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई है।
सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था, न वे विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलों में ही जा सकते थे। रामायण में सम्मुख नामक एक शूद्र का उल्लेख हुआ है, जो अनधिकार तप करने के कारण स्वयं राम के हाथों मारा गया था। इसी प्रकार एकलव्य नामक निषाद को द्रोणाचार्य ने शिक्षा से इनकार कर दिया तथा उनकी निष्ठा एवं लगन से जब उसने स्वयं ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली तो छल से उसके दाएं हाथ का अंगूठा कटवा दिया था। किंतु इस काल में हमें शूद्रों की स्थिति में सुधार के चिन्ह भी मिलते हैं। यह भी पता चलता है कि मंत्रिपरिषद में शूद्र प्रतिनिधि रखे जाते थे। सर्वप्रथम शांति पर्व में ही यह विधान मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए तथा शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत में विदुर, मातंग, काव्य आदि व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो जन्मना शूद्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किए हुए थे। महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी, फिर भी समाज में उनके महत्व को समझा गया था। उच्च वर्ग की महिलाओं पर्याप्त शिक्षित होती थी। रामायण में रामायण में कौशल्या और तारा को मंत्रविद कहा गया। महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया। समाज में बहुविवाह तथा अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। क्षत्रिय कुलों में विवाह स्वयंवर प्रथा द्वारा होते थे। नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें पति के नपुंसक अथवा रुग्ण होने पर पत्नी पर पुरुष के साथ संतानों उत्पत्ति हेतु संपर्क कर सकती थी। महाभारत में सती प्रथा के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शक शीतनों के आक्रमण के फलस्वरूप समाज में सती प्रथा का प्रचार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। महाकाव्यों के काल में भी कृषि तथा पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। रामायण में राजा जनक को तथा महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि की महत्ता प्रतिपादित होती है। सिंचाई के लिए लोगों को अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई के कुलियों, छोटी नहरों का भी उल्लेख मिलता है। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय एवं व्यापार भी उन्नति पर थे। व्यापार मुख्यतः वैश्य जाति के लोग ही करते थे। रामायण में यवद्वीप तथा सुवर्णद्वीप का उल्लेख हुआ है, जहाँ व्यापार के प्रसंग में भारतीय जाया करते थे। महाभारत में भी समुद्री यात्राओं, द्वीपों, जलपोतों आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कंबोज, गांधार, सिंध, प्रागज्योतिष, असम, विंध्य प्रदेश, चीन तथा वहालिक आदि देशों से व्यापार होता था तथा अनेक वस्तुएं मंगाई जाती थी। कंबोज तथा वहालिक अपने उत्तम घोड़ों के लिए विख्यात थे। महाकाव्यों के समय तक आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान तथा उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान प्रधान धर्मों का समन्वय करके इस समय एक लोक धर्म का विकास किया गया, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। पुराने वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया तथा समाज में नए देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, शिव को त्रिमूर्ति कहा गया तथा उन्हें कर्मशः सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता स्वीकार किया गया। धर्म में अवतारवाद एवं पुनर्जन्म की अवधारणा का समावेश हुआ। महाकाव्यों में सामान्य जनता के समक्ष मोक्ष प्राप्ति का एक सरल उपाय प्रस्तुत किया गया। यह था भक्ति का मार्ग, जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ था। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें कर्म, भक्ति तथा ज्ञान इन तीनों का सुंदर समन्वय मिलता है। गीता में कर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। भक्ति का महत्व बताते हुए कृष्ण स्वयं यह कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। रामायण भारतीय साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य था तथा संस्कृत भाषा का आदि काव्य है। वाल्मीकि
संस्कृत भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। रामायण में कुल 7 कांड थे। 7 कांड कौन से थे? तो रामायण के 7 कांड, पहला था बाल कांड जिसमें राम का बचपन का उल्लेख है। दूसरा अयोध्या कांड जिसमें राम का राज्याभिषेक। तीसरा अरण्य कांड जिसमें राम का पंचवटी में निवास, राम जो वनवास गए थे, राम का पंचवटी में निवास और लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा से जो भेंट हुई थी, शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, इसका उल्लेख मिलता है अरण्य कांड में। चौथा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड जिसमें राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। पांचवा कांड कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका जाते हैं, हनुमान जी द्वारा सीता को सांत्वना देना। छठा है लंका कांड जिसमें राम रावण युद्ध होता है और रावण पर विजय प्राप्त की जाती है। जो छठा कांड है यह इस रामायण के 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड है। और 7वां कांड है उत्तरकांड। इसमें रावण वध, अयोध्या वापसी, सीता का वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म। महाभारत के 18 पर्व। महाभारत के जो 18 पर्व है, ये पहला है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है अरण्यक पर्व, चौथा है विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व का भाग है भगवत गीता। सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है कर्ण पर्व, नौवां है शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व, 11वां है स्त्री पर्व, 12वां है शांति पर्व, 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेधिका पर्व, 15वां है आश्रमावासिका पर्व, 16वां है मौसिल पर्व, 17वां है महाप्रस्थानिका पर्व और 18वां है सरोगारोहण पर्व, खिलबाग हरिवंश पर्व। भगवत गीता भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को कृष्ण द्वैपायन, वादरायण तथा वेद व्यास भी कहा जाता है। तो यह था 7वां नंबर चैप्टर सूत्र काल और महाकाव्य काल। अब इसके बाद हम इसी क्लास में एक और चैप्टर कर लेते हैं, 8वां चैप्टर महाजनपद काल और गणराज्य काल। ये चैप्टर भी लगभग 20-25 मिनट का ही होगा। तो हम करते हैं 8वें नंबर चैप्टर को शुरू, महाजनपद काल और गणराज्य काल। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, द्वितीयक नगरीकरण का काल, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक वज्जी और मल्ल, जो ये 2 गणतंत्रात्मक थे, बाकी 14 जो राजतंत्रात्मक थे। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्धकालीन राजनीतिक स्थिति की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषता है जिसमें पहली है कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात देश में किसी ताकतवर केंद्रीय सत्ता का अभाव। दूसरा है कि केंद्रीकरण की ओर अग्रसर अग्रसर आपसी संघर्ष का युग सार्वभौम सत्ता की स्थापना के लिए। तीसरा है देश में संघ या गणराज्यों का अस्तित्व। चौथा है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की प्रबलता। और पांचवा है पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी आक्रमण एवं राजनीतिक हलचल। महाजनपदों के उदय के कारण ईसा पूर्व 6ठी सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्य के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियार के कारण
योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। यह अतिरिक्त अनाज उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उदित हुए थे। इसके अलावा विदेशियों के द्वारा विजित होने का भय, व्यापार उद्योग में श्रेणी व्यवस्था का उदय आदि से भी महाजनपदों के उत्थान में योगदान दिया। अब हम इन महाजनपदों के बारे में देखते हैं। महाजनपद, सबसे पहला जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी है चंपा। इसकी वर्तमान स्थिति है बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों का क्षेत्र है। यहाँ पर यह अंग महाजनपद हुआ करता था। मगध व अंग के मध्य चंपा नदी बहती थी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का स्थापत्यकार महागोविंद था। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध शासक भद्रिया या भट्टिय को परास्त किया था, किंतु बाद में बिंबिसार ने अंग के राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। दूसरा महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र थी। बिहार का गया और पटना जिला जो है ये मगध क्षेत्र का यहाँ पर जो मगध महाजनपद का क्षेत्र था। कालांतर में 16 महाजनपदों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली होकर उभरा था। अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को अव्रात्य कहा गया। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिवज्र थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था। मगध उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदियों से घिरा हुआ था। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित थी। वृहदत्त व जरासंध, वृहदत्त व जरासंध महात्मा बुद्ध से पूर्व मगध के 2 प्रसिद्ध राजा थे। मगध के प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक वृहदत्त था। इसके पास पश्चात आता है काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो क्षेत्र है यह क्षेत्र था। काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण किया तथा राजा दधीति को परास्त किया तथा कौशल को काशी में मिला लिया। कालांतर में कौशल ने काशी पर विजय प्राप्त कर ली। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी व्यापार मूलतः घोड़ों का व वस्त्र उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा गया। अजातशत्रु ने काशी का मगध में विलय कर लिया। इसके पश्चात आता है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी आसदीवत, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। यह वर्तमान दक्षिण पूर्व हरियाणा और मेरठ का क्षेत्र था। महाभारतकालीन हस्तिनापुर यहीं स्थित था। इक्ष्वाकु यहाँ का एक शासक था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्यू था। इसके पश्चात नेक्स्ट महाजनपद है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध का जो अयोध्या का क्षेत्र है यह क्षेत्र था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या साकेत को बताया गया। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। बुद्ध के समय कौशल का राजा इक्ष्वाकु वंश से प्रसेनजीत था। उसने अपनी बहन महाकौशला या कौशला देवी का विवाह मगधराज बिंबिसार के साथ कर दिया तथा दहेज में काशी दिया। अयोध्या तथा साकेत अन्य प्रमुख नगर थे। सेतव्य, उपकट तथा कितागिरी यहाँ के अन्य छोटे नगर थे। श्रावस्ती को महेत तथा जैतोन विहार को सहेत कहा गया। इन दोनों को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। कौशल महाजनपद के बाद एक प्रमुख महाजनपद आता है वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली और मिथिला थी। यह वर्तमान बिहार के वैशाली का क्षेत्र था। यह एक संघात्मक राज्य गणराज्य था जिसमें 8 कुल शासक वर्ग थे, जिसमें वज्जी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय, कुंडग्राम के ज्ञातरक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अन्य 4 अन्य राज्य उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव थे। वज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवियों का विशेष महत्व था। जैन स्रोतों के अनुसार 9 लिच्छवी, 9 मल, 9 काशी तथा 9 कौशल, कुल 36 कुल आपस में संगठित थे। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी में वज्जियों के अष्टकुलिक का उल्लेख मिलता है। वज्जी के पश्चात आता है मल महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी। यह वर्तमान बिहार के पटना और
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जिले का क्षेत्र है। यह भी एक गणराज्य था। मल्ल राज्य के लोग साहस व युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। मल्ल दो भागों में बंटे हुए थे, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। अजातशत्रु ने आक्रमण कर मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध तथा पावा में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। पावा के मल्लों ने उबटक नामक संस्थागार बनवाया था, जिसका महात्मा बुद्ध ने उद्घाटन किया था। इसके पश्चात एक और महाजनपद आता है, चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। यमुना के किनारे बुंदेलखंड व झांसी का जो वर्तमान क्षेत्र है, यह चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ के शासक शिशुपाल का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। उपचर भी चेदी का एक शासक था। चेदी की राजधानी सौथिवती की पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, जो यमुना के किनारे स्थित है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में प्रयागराज नाम कर दिया है, यह प्रयागराज वर्तमान का जो प्रयागराज का क्षेत्र है, वह वत्स महाजनपद का क्षेत्र था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर में गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता है। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के पास उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला सेनचेती मिलती है। यहाँ गौतम बुद्ध का समकालीन राजा पौरव वंश का उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित घोषितराम विहार तथा उदयन के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के शासक उदयन को मगध के राजा अजातशत्रु तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत का सामना करना पड़ा था। बाद में उदयन इन दोनों राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। वासुदत्ता अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री थी। वत्सराज उदयन तथा वासुदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन स्वप्नवास तथा प्रतिज्ञा योग धरायण दोनों भास के द्वारा लिखित है। रत्नावली व प्रियदर्शिका जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखित है, महावग का वृत्त कथा मंजरी व कथा सरित सागर में मिलता है। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान का पूर्व अफगानिस्तान, कश्मीर घाटी व पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है, यह इस गांधार महाजनपद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ पुक्कुसाती अथवा पुष्कर साती नामक राजा राज्य कर रहा था। उसने मगध राज बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। पुक्कुसाती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा प्रद्योत को पराजित किया था। पुष्कलावती आधुनिक चार सदा गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। नेक्स्ट महाजनपद है कम्बोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। यह वर्तमान जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र का हिस्सा है। कौटिल्य ने कम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा था। कम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी, और महेशमती जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इसकी दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। यह वर्तमान के मध्य प्रदेश के उज्जैन का क्षेत्र है। इस पर कालांतर में मगध ने अधिकार कर लिया था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहां का राजा चंड प्रद्योत था। कठोर सैनिक प्रवृत्ति के कारण महावग जातक में चंड प्रद्योत कहा गया। महाकात्यायन के प्रभाव से चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उज्जैनी में लोहे की खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत
सबल था। नेक्स्ट महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। यह दक्षिण में गोदावरी नदी के पास का क्षेत्र है। दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक महाजनपद। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा जो यमुना के किनारे है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र है। महाभारत के नायक श्री कृष्ण यहीं पर यदु राजवंश में जन्मे थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था जो बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंती पुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या से हुआ था। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराट नगर या बेराट है। यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का हिस्सा था। राजस्थान के अलवर, भरतपुर व जयपुर जिलों में विस्तृत मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल महाजनपद जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। यह वर्तमान रुहेलखंड, रायपुर और बरेली का जो क्षेत्र है यह पांचाल महाजनपद का क्षेत्र था। कन्नौज महोदय नगर इसी महाजनपद में स्थित था। द्रौपदी पांचाली पांचाल की ही पुत्री थी। गंगा नदी इसे दो भागों में बांटती है। तो ये थे प्रमुख महाजनपद। अब इन महाजनपदों से संबंधित कुछ आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों के जो कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। वस्कार अजात शत्रु मगध का राजा वस्कार जो अजात शत्रु का मंत्री था। भाग भूमिकर था जो कुल उपज का 1/6 लिया जाता था। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी गंगा व सोन नदी के किनारे स्थित थी। बिंबिसार और अजात शत्रु मगध के दो शक्तिशाली शासक थे। सिकंदर व्यास नदी के किनारे मगध की ताकत के बारे में सुनकर वापस लौट गया था। वज्जी एक गणतंत्र था पर स्त्रियां दास व कमकार कर्मकार इस गणतंत्र की सभाओं बैठकों में भाग नहीं लेते थे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय जो 2300 वर्ष पूर्व रचित है के अनुसार अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने वस्कार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नत रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बुद्धकालिक बुद्धकालीन गणतंत्रों अर्थात गणों पर शासन कई लोगों का समूह करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक जो बिहार का क्षेत्र है वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती और उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरी है कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड भी आसानी से उपलब्ध थी जिसके उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राज कहा आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात यह है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर है।
पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। प्राचीन भारत में गणराज्य। भारत में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, वार्ता शस्त्रोपजीवी तथा राज शब्दोपजीवी। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सौराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मुद्रक, कुकुर, पांचाल आदि की गणना की गई है। स्पष्टतः यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से ही है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। प्राचीन भारत में गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते, उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कह सकते हैं, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा नहीं होकर किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम रीज डेविड्स ने 1903 ईस्वी में पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए प्राचीन भारत के गणराज्यों की खोज की। इसके बाद 1924 ईस्वी में राष्ट्रवादी इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में प्राचीन गणराज्यों के अस्तित्व को सिद्ध किया। महात्मा बुद्ध के समय भारत के प्रमुख गणराज्य इस प्रकार थे। प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? तो प्रमुख गणराज्य थे, पहला कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोराकोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं, जहां से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु गर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। बुद्ध की माता देवदय की कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे और इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। दूसरे है सुसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। तीसरे हैं अलकप के बुल्ली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच स्थित था। चौथा है केशपुत्र के कालाम। इसी गणराज्य के आलार कलाम नामक आचार्य से, जो उरुवेला के समीप रहते थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। कालाम लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। 5वें नंबर पर है रामग्राम के कोल्य। शाक्य और कोल्य राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। नदी के जल के लिए उनमें प्राय संघर्ष भी हो जाता था। छठा है कुशीनारा के मल्ल। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। सातवां है पावा के मल्ल। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। 8वां है पीपलीवन के मौर्य। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। 9वें नंबर पर है मिथिला के विदेह। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति व दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय यह संघ राज्य बन गया। 10वां है वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के 16 सर्वप्रमुख थे। गणराज्यों का प्रशासन।
गणराज्यों का प्रशासन गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहते थे, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति संस्थागार में निहित होती थी। एक पण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिच्छवी राज्य को राज शब्दोपजीवी कहा है। संस्थागार की कार्यवाही संस्थागार की कार्रवाई आधुनिक प्रजातांत्रिक संसद के समान थी। आसन प्राध्यापक नामक अधिकारी सदस्यों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था करता था। प्रस्ताव पाठ की ज्ञप्ति को अनुसावन कहते थे। मतदान अधिकारी सलाह का ग्राहक कहलाता था। मतदान के 4 प्रकार थे: गुडक या गुल्लक, गुप्त मतदान, विवर्तक, प्रत्यक्ष मतदान, संकरण जल्पक, सलाह का ग्राहक के कान में कहना, और चौथे थे अविश्वस्त, सबके सामने। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। वज्र संघ की न्याय व्यवस्था का उल्लेख बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी में मिलता है। वज्र संघ में क्रमशः 8 न्यायालय थे जो अपराध परीक्षा करते थे। विनिचय महामात्र अपराध की जांच करने वाला अधिकारी। व्यवहारिक तीसरा सूत्रधार, चौथा अष्टकुलक, पांचवा भांडागारिक, छठा है सेनापति, सातवां उपराजा और आठवां है राजा। राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को सिर्फ दोष मुक्त कर सकते थे। गणराज्यों के पतन के कारण काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति से गणराज्यों का पतन हुआ। इसके अलावा उच्च पदों का आनुवंशिक होना और परस्पर फूट पड़ना गणराज्यों के पतन का कारण था। तो ये था 8 नंबर चैप्टर महाजनपद काल और गणराज्य। तो आज की क्लास में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। 7th चैप्टर जो सूत्र काल और महाकाव्य काल था, और 8th चैप्टर जो महाजनपद काल और गणराज्य था। तो 2 चैप्टर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर हमारा सेशन आपको ये पसंद आता है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।